दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल, जिनकी नेटवर्थ आज 185 करोड़ रुपए है, वो एक समय पर भारी भरकम कर्जे में डूबे हुए थे। और तो और शादी.com को शुरू करने से काफी पहले अनुपम 4-5 बिजनेसेस में बुरी तरह से फेल हो गए थे, जिसके बाद आगे उन्होंने नौकरी करने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप अमेरिका की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली। लेकिन फिर अनुपम के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे वे वापस भारत आने को मजबूर हो जाते हैं और यहाँ आकर शादी.com को शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ भी अनुपम को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बट फिर कई सारे यूनिक स्ट्रैटेजीज का यूज करके अनुपम फाइनली शादी.com को सक्सेस की तरफ ले ही जाते हैं। लेकिन फिर अनुपम से एक ऐसी छोटी गलती हो जाती है जिसके कारण उनके शादी.com ऐप को अचानक से प्ले स्टोर से हटा दिया जाता है। जिसके बाद अनुपम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये जानना तो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा ही, लेकिन साथ ही अनुपम ने अपने लाइफ के 4-5 फेलियर्स से ऐसे क्या लेसन्स लिए जिससे वे शादी.com को इंडिया की नंबर 1 मैट्रिमोनियल साइट में तब्दील कर पाए। और फिर इसके बाद उन्होंने कैसे मकान.com और मौज को सक्सेसफुल बनाया, ये सब जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्टोरी ऑफ अनुपम मित्तल। दोस्तों, अनुपम मित्तल का जन्म 23 दिसंबर 1971 को मुंबई के एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। यानी इनके पिता ऑलरेडी काफी अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, इसलिए अनुपम भी जब बड़े होते हैं तो वे अपने पिता के पैसों के सहारे 2 से 3 नए बिजनेसेस को ट्राई करते हैं। लेकिन बिजनेस की गहरी नॉलेज ना होने की वजह से उनके ये सारे बिजनेसेस बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, जिसके बाद वे अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं और उनके साथ रोज फैक्ट्री जाने लगते हैं। मीनवाइल अनुपम के कॉलेज की पढ़ाई भी चालू रहती है, लेकिन 2 साल तक पिता के साथ काम करने के बाद भी अनुपम को वो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं आती है और उन्हें महसूस होता है कि उन्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। एंड लकीली इसी टाइम पर उन्हें यूरोप में कॉटन मेडअप्स एक्सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, जिसमें अनुपम अपना जी जान लगा देते हैं। लेकिन अगेन बिजनेस की अच्छी समझ ना होने की वजह से इनका इस बिजनेस में भी लॉस हो जाता है, जिससे ना जाने क्यों अनुपम को ये लगता है कि अगर बिजनेस से पैसा कमाना है तो उन्हें खुद यूरोप जाना होगा। इसलिए अब वे सीधा यूरोप पहुंच जाते हैं अपने किसी और बिजनेस को ट्राई करने के लिए। लेकिन 6 महीने तक यूरोप में काम करने के बाद भी अनुपम के हाथ फेलियर ही लगता है, जिसके बाद अनुपम मन ही मन में ये भ्रम पाल लेते हैं बिजनेस करने के लिए यूरोप देश ही खराब है, इसलिए अब उन्हें किसी और देश में जाकर काम करना चाहिए। जिसके बाद अनुपम यूएस जाकर फिर से बिजनेस करने का ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार भी बात नहीं बनती है। जिसके बाद अनुपम को समझ आ जाता है कि कमी बाहर नहीं बल्कि खुद उनके अंदर है, जिस वजह से वे बार बार फेल होते जा रहे हैं। इसलिए अब अनुपम यूएस में रहकर बॉस्टन कॉलेज से अपनी एमबीए की पढ़ाई को पूरा करते हैं, जिसके बाद उन्हें यूएस में ही माइक्रो स्ट्रेटजी नाम की कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब मिल जाती है, जहां वे जॉब करने लगते हैं। साथ ही साथ 1995 से 2000 के बीच यूएस में .com बूम का पीरियड आता है, जिससे इंटरनेट बेस्ड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अनुपम करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन फिर साल 2000 में .com बबल अचानक से ब्रस्ट हो जाता है और इंटरनेट बेस्ड सारी कंपनियां ठप पड़ जाती हैं और इसी के साथ अनुपम की सारी कमाई लॉस में बदल जाती है और वे काफी कर्जे में भी आ जाते हैं। जिसके बाद अनुपम को समझ आ जाता है कि अब यूएस में आगे उनके लिए काम करना मुमकिन नहीं होगा और साथ ही में अब वे कुछ नया भी ट्राई करना चाहते थे, इसलिए मजबूरी कहें या कुछ नया ट्राई करने की चाह अनुपम को वापस भारत लौटना पड़ता है। अब भारत वापस आकर अनुपम वापस अपनी उस कंपनी पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो 2 साल पहले उन्होंने यूएस में रहते हुए बनाई थी। इस कंपनी का नाम था सत्य नेट सॉल्यूशंस। ये एक वेब डेवलपमेंट कंपनी थी जिसे पिछले 2 साल से अनुपम के 2 कजिन्स साथ मिलकर मैनेज कर रहे थे। लेकिन अब जब अनुपम खुद इंडिया में लौट चुके थे तो इसलिए अब उन्होंने खुद अपनी इस कंपनी पर ध्यान देना शुरू कर दिया और इस तरह से कुछ ही टाइम में अनुपम ने अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर दिए। मीनवाइल एक पंडित जी जो अनुपम के पिता के दोस्त थे, वे अनुपम की शादी के लिए कुछ लड़कियों का बायोडेटा लेकर इनके ऑफिस पहुंचते हैं, जिसे देखने के बाद अनुपम के दिमाग में ये ख्याल आता है कि दुनिया में करोड़ों लड़कियां हैं, लेकिन फिर भी उन्हें शादी करने के लिए सिर्फ 20 से 25 लड़कियों का ही ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन अगर इसी बायोडेटा को ऑनलाइन कर दिया जाए तो लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर करोड़ों ऑप्शंस में से अपने लिए बेस्ट पार्टनर को सिलेक्ट कर पाएंगे। बस फिर क्या था,
अनुपम ने अपने इस आइडिया पर एक्सपेरिमेंट करने के पर्पज से साल 1997 में सगाई.com को बना डाला, जहां शुरुआत में इनके टारगेट यूजर्स NRIs थे, यानी ऐसे लोग जो विदेश में रहते हैं लेकिन शादी उन्हें अपने देश की या अपनी कम्युनिटी की लड़की से करनी होती थी। एंड फॉर्चुनेटली अनुपम की ये स्ट्रैटेजी काम कर गई और कुछ ही टाइम में ये अपनी इस छोटी से वेबसाइट से ठीक ठाक इनकम जनरेट करने लगे। अब दोस्तों, यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनुपम सगाई.com को उस समय शिखर पर ले गए जब इंडिया में ज्यादातर लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं था। खैर, सगाई.com के ठीक ठाक चल जाने से अनुपम ने लगभग 25 लाख रुपए कमा लिए थे और अब वक्त था सगाई.com को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का, यानी सगाई.com का नाम बदलकर शादी.com करने का, ताकि यूजर्स के मन पर यह गहरा प्रभाव पड़े कि वे शादी.com के जरिए आसानी से अपनी शादी कर सकते हैं। लेकिन जब अनुपम ने शादी.com का डोमेन खरीदना चाहा तब उन्हें पता लगा कि ये डोमेन पहले से किसी ने खरीद रखा है और वो इसे बेचने के बदले में 25 लाख रुपए मांग रहा है, जबकि अनुपम के पास टोटल पैसे ही 25 लाख थे। लेकिन यहाँ पर उनको खुद पर विश्वास था कि अगर वे अपने मैट्रिमोनियल साइट का नाम बदलकर शादी.com कर देंगे तो इससे और भी ज़्यादा लोग उनके वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसलिए अंत में अनुपम 25 लाख देकर शादी.com के डोमेन को खरीद लेते हैं और इस तरह से साल 1999 में सगाई.com बन गया शादी.com, जिसके बाद शादी.com के जरिए अनुपम की ओर भी तेजी से ग्रोथ होने लगी। साथ ही अब अनुपम ने अपने वेबसाइट को पॉपुलर करने के लिए ईमेल स्पैम करना भी शुरू कर दिया था। वहीं बात अगर इनके कंपनी में काम करने वाले लोगों की करें तो नई और यूनिक कंपनी होने की वजह से कोई भी इनकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। लेकिन इसके लिए भी अनुपम ने कुछ जुगाड़ लगाया, या यूं कहें कि अनुपम ने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करके कुछ टैलेंटेड लोगों को अपने साथ काम करने के लिए राज़ी कर लिया, जिन्होंने आगे चलकर शादी.com को बड़ा और सफल बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया। और धीरे धीरे करके अनुपम साल के 3 से 4 करोड़ रुपए कमाने लगे, जिसके बाद इन्होंने साल 2006 में इंडिया की पहली गेमिंग कंपनी मौज मोबाइल को शुरू किया, जिसे कुछ ही महीने पहले यानी फरवरी 2024 में $10 मिलियन की फंडिंग मिली है, वो भी अपने फर्स्ट राउंड में। खैर, अनुपम की अगली अचीवमेंट की बात करें तो साल 2007 में इन्होंने अपनी वेबसाइट मकान.com की मदद से रियल एस्टेट बिजनेस में भी कदम रख दिया। इस वेबसाइट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंसान अपनी प्रॉपर्टी को बाय या सेल कर सकता है और इसमें मिडिल मैन का या धोखाधड़ी भी कोई झंझट नहीं है, जिससे धीरे धीरे करके लोगों के बीच मकान.com भी चल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि अनुपम मकान.com को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते, साल 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया और अनुपम एक झटके में अर्श से फर्श पर आ गिरे। लेकिन अब तक अनुपम को बिजनेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था, इसलिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज का यूज करके अनुपम ने 2 साल तक लगातार मेहनत की और अपनी कंपनीज को डूबने से बचा लिया। वहीं बात अगर प्रेजेंट की करें तो आज अनुपम की खुद की कंपनियां तो अच्छा परफॉर्म कर ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ शार्क टैंक के जरिए अनुपम ने एंजल इन्वेस्टर बनकर कई सारी कंपनीज में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है। इसके अलावा बात अगर शादी.com की करें तो कुछ समय पहले इसे गूगल प्ले स्टोर से अचानक ही हटा दिया गया था, जिसकी वजह थी गूगल के बिलिंग पॉलिसी को फॉलो ना करना। अब इससे अनुपम को काफ़ी बड़ा शॉक लगा था, लेकिन इन्होंने समझदारी दिखाते हुए गूगल के बिलिंग पॉलिसीज़ को तुरंत फॉलो कर लिया और इस तरह से इनका शादी.com का ऐप वापस से गूगल प्ले स्टोर पर आ गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।